आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सल्तनत कालीन उपलब्धियों में सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ाया जाएगा। आइए हम देखते हैं सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति। सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति में भारत धन धान्य से पूर्ण था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी से आकर्षित होकर भारत पर अरबों तथा तुर्कों के आक्रमण हुए। आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम तथा तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी करोड़ों रुपए की संपत्ति भारत से लूट कर ले गए, किंतु इस लूट से हमारे देश में धन संपत्ति की कमी नहीं हुई। आक्रमणकारी उत्पादन के साधनों को नष्ट नहीं कर सके। कृषि, उद्योग, व्यापार की स्थिति अच्छी रही। इसका प्रमाण यह है कि बाद में आक्रमणकारी भी हमारे देश से करोड़ों की संपत्ति ले गए। सुल्तानों ने भी युद्धों तथा अपनी राजसी ठाट बाट पर अनाप शनाप धन व्यय किया, फिर भी इसमें कोई कमी नहीं आई। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली सल्तनत में हमारे देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। आइए देखते हैं इसको हम आर्थिक स्थितियों में। कृषि के बारे में सबसे पहले, इस काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि में इतना अन्न पैदा हो जाता था कि समस्त जनता की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी और विदेशों को निर्यात भी किया जाता था। रुई, गन्ना, तिलहन, अफीम, गेहूं, चावल आदि बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता था। देश के विभिन्न भागों में फल भी पैदा किए जाते थे। इस काल के इतिहासकारों ने बागों का भी उल्लेख किया है। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक फलदार वृक्षों के बाग लगवाए थे। उसके राजस्व का एक बड़ा भाग बागों से आता था। कृषि की उन्नति के लिए फिरोज ने सिंचाई का प्रबंध किया। इसके लिए उसने कुएं तथा 5 नहरों का निर्माण कराया। उद्योग धंधे तथा दस्तकारियाँ, इस काल में उद्योग धंधे तथा दस्तकारियों का भी विकास हुआ। औद्योगिक दृष्टि से भारत सुसंगठित था। गांव तथा नगरों में अनेक शिल्प संघ थे जिनका काम व्यापार करना था। यद्यपि औद्योगिक संस्थाओं को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं था, फिर भी विदेशी आक्रमणकारियों की झंझावातों को सहते हुए उद्योग धंधे सफलतापूर्वक चलते रहे। इस काल में उद्योग 2 प्रकार के होते थे। एक वे जिन्हें सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था और दूसरे वे उद्योग थे जिन पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व था। दिल्ली सुल्तानों के अनेक कारखाने होते थे जिनमें रेशम तथा अन्य प्रकार के कपड़े बुनने वाले कर्मचारियों काम करते थे। सोना, चांदी तथा कसीदा आदि के काम की छपाई आदि के काम के लिए अनेक कारखाने थे। निजी उद्योगों में सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों की रंगाई, वस्त्रों की छपाई, शक्कर, धातु, कागज, पत्थर, ईंट, पच्चीकारी, कलाई करने आदि के धंधे अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इनके अतिरिक्त जूते, अस्त्र शस्त्र, शराब, पीतल तथा धातुओं के उद्योग धंधे भी उन्नत दशा में थे। कपड़ों के उत्पादन तथा निर्यात के लिए बंगाल तथा गुजरात प्रसिद्ध थे। व्यापार, इस काल में आंतरिक तथा विदेशी व्यापार भी उन्नत दशा में था। भारत की विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। सूती तथा रेशमी वस्त्र, कृषि उपज, नील, अफीम तथा जस्ता आदि वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी और घोड़े, खच्चर और राज परिवारों तथा सामंतों की विलास की वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाती थी। भारत का चीन, मलाया द्वीप समूह तथा प्रशांत महासागर के अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार होता था। इन देशों से व्यापार समुद्र मार्ग द्वारा होता था। भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान तथा मध्य एशिया के साथ हमारा व्यापार स्थल मार्ग से होता था। भारत का व्यापार संतुलित था, अर्थात आयात से निर्यात अधिक था। आंतरिक व्यापार भी उन्नत दशा में था। आर्थिक विषमता भी व्याप्त थी। देश में धन का वितरण समान नहीं था। सुल्तान, उसके सामंत तथा उच्च पदाधिकारी बहुत धनी थे। हिंदू राजा, सामंत तथा बड़े व्यापारी भी धनी थे। सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों को बहुत अधिक वेतन मिलता था। सुल्तान, सामंत तथा पदाधिकारी विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। मध्यम वर्ग भी काफ़ी संपन्न था, जिसमें विभिन्न पेशों के लोग, क्लर्क तथा व्यापारी भी सम्मिलित थे। किंतु दूसरी ओर बहुसंख्यक सामान्य जनता गरीब थी। उसके पास इतने भी साधन नहीं थे कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हो। किसानों के पास अपनी भूमि की उपज का 1/3 भाग ही बचता था। राज्य के कर का बोझ किसानों को ही उठाना पड़ता था। कभी अनावृष्टि या अन्य प्राकृतिक संकट के कारण फसल नष्ट हो जाती थी तथा भयंकर अकाल भी पड़ जाया करता था, जिसमें हजारों लोग मर जाते थे।
जलालुद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भयंकर अकाल पड़ी। सुल्तानों ने इनमें राहत कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं किया। इससे साधारण जनता की दशा दयनीय हो गई। दुर्भिक्ष के समय वस्तुओं की मूल्य अचानक बढ़ जाते थे, जिससे जनता को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। दिल्ली सुल्तानों की आर्थिक नीति तथा मूल्य। यद्यपि दिल्ली सुल्तानों की कोई निश्चित आर्थिक नीति नहीं थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया तथा बलबन ने आर्थिक समृद्धि के लिए या मूल्य नियंत्रण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसकी एक स्पष्ट आर्थिक नीति थी। उसने बाजार पर नियंत्रण लगाकर मूल्यों को नियंत्रित किया और कम से कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराईं। उसने अनाज को जमा करने की नीति अपनाई। जब बाजार में अनाज की कमी पड़ती थी तो इस सुरक्षित भंडार से अनाज लिया जाता था। व्यापारियों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। प्रत्येक व्यापारी को सहान्य मंडी नामक पदाधिकारी के दफ्तर में अपना नाम लिखना पड़ता था। उन्हें निश्चित दर पर ही सामान बेचना पड़ता था। चोरी छिपे माल बेचने तथा सट्टा खेलने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। व्यापारी जमाखोरी नहीं कर सकते थे। बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन ने योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दिया था। बाजार का सबसे बड़ा पदाधिकारी दीवान ए रियासत कहलाता था, जिसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। इनके बीच अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। इनका काम बाजार पर नियंत्रण रखना था, जिससे बाजार में वस्तुएं सस्ती मिलने लगी, रहन सहन का खर्च कम हो गया। इससे लोगों का जीवन सुखी हो गया। आगे आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।